Hello everyone, welcome to our channel Success Edutech. Today I am starting my next point of fifth chapter in history. The company fights back. Unable by the scale of evil, the company decided to repress the revolt with all its might. It brought reinforcement from England. तो कंपनी ने जो उठाव था रिवोल्ट उसको कंट्रोल करने के लिए इंग्लैंड से फोर्स मंगवाई थी. Passed new laws so that the rebels could be convicted with ease and then moved into the storm as centers of the revolt. और कुछ कन्विक्ट को कंट्रोल करते हुए उन्होंने क्या किया, तो स्टॉर्म सेंटर्स कौन सा था, यानी उठाव का जो बादल था वो कहाँ से आया है, उस केंद्र को कंट्रोल करने पर लक्ष्य केंद्रित किया. दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रिबल फोर्सेस इन सितंबर 1857. और ये जो उठाव का केंद्र था कौन सा था, दिल्ली. The last Mughal emperor Bahadur Shah Jafar was tried in court and sentenced to life imprisonment. He and his wife Begum Zeenat Mahal were sent to prison in Rangoon in October 1858. तो लास्ट का जो बादशाह था मुगलों का बहादुर शाह जफर, उसको क्या किया, कोर्ट में पेश किया और उसके बाद लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए यानी आजन्म कारावास के लिए रंगून को भेज दिया उसकी जो पत्नी थी बेगम जीनत महल के साथ. और इन रंगून in October 1858 Bahadur Shah Jafar died in Rangoon jail in November 1862. तो नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर का मृत्यु हो गया रंगून में. The recapture of Delhi however did not mean that the rebellion died down. After that people continued to resist and battle British. तो अंग्रेज़ों ने यदि ये कैप्चरिंग की मुहिम शुरू की होगी तभी भी लोग कंट्रोल में नहीं आ रहे थे. उनका जो रिबिलियन था वो ख़त्म नहीं हो चुका था, वो शुरू ही था. पीपल कंटिन्यू टू रेजिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश. द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस द मैसिव फोर्सेस ऑफ पॉपुलेशन रिबिलियन. और लगभग 2 साल लगे ब्रिटिशों को कंट्रोल करने में इस मैसिव उठाव को, यानी इस रिबल को कंट्रोल करने में. लखनऊ was taken on March 1858. Rani Lakshmibai was defeated and killed in June 1858. लखनऊ की ओर अपना मोर्चा ब्रिटिशों ने यानी शुरू किया. तो उसके बाद क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो ब्रिटिशों द्वारा हारने के बाद मारी गई 1858 को, जून 1858 को. सिमिलर फेट अवेटेड रानी अवंतीबाई. और यही घटित हुआ रानी अवंतीबाई के साथ हु आफ्टर इंटीरियर विक्ट्री इन खेरी chose to emboss death when surrounded by the British on all sides. उनको ब्रिटिशों ने ऑल साइड से सराउंड करके हरा कर वो उनको मार दिया. और उसके बाद तात्या टोपे escaped to the jungles of central India and continued to fight guerrilla war. और तात्या टोपे ने अपना जो ये ब्रिटिशों के साथ संघर्ष था वो जारी ही रखा गुरिल्ला वार के माध्यम से. with the support of many tribal and peasant leaders he was captured, tried and killed in April 1859. और 1859 को ब्रिटिशों ने उन्हें भी मार दिया. Just as victorious against the British had earlier encouraged rebellion, that defeat of rebel forces encouraged desertions. तो ब्रिटिशों ने हर एक तरह से इन रिबिलियन को कंट्रोल कर दिया था. The British also tried their best to win back the loyalty of the people. They announced rewards for loyal landholders would be allowed to continue to enjoy traditional rights over their lands. तो इन लोगों को कन्विंस करने के लिए लैंड होल्डर्स को उन्होंने कुछ रिवार्ड्स भी घोषित किए, यानी बख्शिशें भी देना शुरू किए और राइट्स ओवर देयर लैंड्स, कुछ अधिकार भी दिए. Those who had rebelled were told that if they submitted it to the British
and if they had not killed any white people, जो कि रिबल में शामिल भी नहीं थे और उन्होंने किसी भी गोरे आदमी को नहीं मारा था, they would remain safe and their rights and claim to land would not be denied. Nevertheless, hundreds of sepoys, rebels, nawabs and rajas were tried and hanged. मगर बहुत से लोग जो थे इसमें मारे गए थे, जैसे कि हंड्रेड्स ऑफ सिपाहीज, रिबल्स, नवाब्स, राजास वेयर ट्राइड एंड हैंग्ड। उन्होंने प्रयास भी किया था और उसके बाद वो मारे भी गए थे। आफ्टर मैथ, और ये सभी होने के बाद क्या हुआ? द ब्रिटिश हैड regained control of the country by the end of 1859, but they could not carry on ruling the land with the same policies anymore. तो ये सब होने के बाद ब्रिटिश ज़्यादा देर तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यहाँ पर काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि रूल और पॉलिसी जो थी ब्रिटिश पार्लियामेंट की वो कैसे चेंज हो गई, ये हम देखने वाले हैं। गिवन बिलो आर द इम्पोर्टेंट चेंजेस दैट वे आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश, और इसमें कुछ बदलाव किए, वो कौन से? पहला बदलाव जो था, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1858 एंड ट्रांसफर्ड द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन ऑर्डर टू इंश्योर द मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स। तो ये जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भूमिका थी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी, और सब कुछ जो कारोबार था इंडिया का वो किसने हाथ में लिया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। और सब कुछ ब्रिटिश कैबिनेट ने अपने हाथ में लिया था, और एक सेक्रेटरी भारत में नियुक्त किया गया था। He was given the council to advise him, called the India Council, और इंडिया काउंसिल की नियुक्ति यहाँ पर की गई थी। The Governor General of India was given the title of वायसराय, और गवर्नर जनरल को नया नाम दिया गया, कौन सा? वायसराय। ध्यान में रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गवर्नर जनरल को कौन सा नाम दिया गया? वायसराय। That is the personal representative of the crown. True. These methods the British government accepted direct responsibility for ruling India, और यहाँ से डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ब्रिटिशों के पास से इंडिया पर राज करने के लिए। दूसरा जो नियम है वो हम देखेंगे। ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वेयर assured that their territory would never be annexed in future. They were allowed to pass up their kingdoms to their heirs, including adopted sons of Weber. तो सब कुछ जो अधिकार थे किंगडम्स से, मानो कि जैसे कि ब्रिटिशों के हाथ आ चुके थे, हाथ आ चुके थे। दे वेयर मेड टू एक्नॉलेज टू ब्रिटिश क्वीन एज देयर sovereign paramount. Thus the Indian rulers were told their kingdoms as subordinates of the British crown. So it was decided that the proportion of Indian soldiers in the army could be reduced and the number of European soldiers would be increased. It was also decided that instead of recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India and South India, more soldiers would be recruited from among the Gurkhas, Sikhs and Pathans. तो जो कुछ भारत के जो कुछ राज्य थे उनकी जो सोल्जर्स यानी सिपाही थे उनकी नियुक्ति ब्रिटिश कर रहे थे, जैसे कि गोरखा, सिख्स और पठान, इन लोगों में से उनकी नियुक्ति की जाती थी। और चौथा जो पॉइंट है, द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वाज confiscated on the large scale and they were treated with the suspension and hospitality. The British believed that they were responsible for rebellion in a big way. तो जो मुस्लिमों की जो ये थी क्या, आज तक का जो साम्राज्य था वो यानी प्रॉपर्टी थी उनकी, जो उस पर
अधिकार ब्रिटिशों का नाजायज़ तरीके से उन्होंने प्रस्तावित किया था, और एक सस्पिशियस एंड हॉस्टिलिटी के तौर पर वो ट्रीट कर रहे थे उनको, यानी कंडक्ट कर रहे थे. द ब्रिटिश डिसाइडेड टू respect the customary religious and social practices of the people in India. Policies were made to protect landlords and zamindars and given the security to rights over their lands. Thus, new phase of history began after 1850. उसके बाद एक नया दौर शुरू हुआ 1857 के बाद. तो यहाँ पर एक केस स्टडी दिया है, द खुर्दा अपराइजिंग. ये केस स्टडी है. मच बिफोर द इवेंट 1857 he had taken the another event of similar nature place called खुर्दा. एक प्लेस है वो. 1817 यानी 1857 के पहले एक प्लेस जो है खुर्दा नामक, उसके बारे में यहाँ कहा गया है. Here it would be instructive for us to study that event and reflect of the how resettlement against the colonial policies of the British had been building up since the beginning of the 19th century in different parts of the country. तो वहाँ से ब्रिटिशों ने जो पॉलिसी शुरू की वो इंडिया में कैसे विस्तारित हुई, इसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है. आप ये पढ़ सकते हैं. नॉट सो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस. दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट. यू रीड and capture it very well. So now I will say about for heavenly kingdom of a great peace. तो स्वर्ग जैसा जो किंगडम है, कैसा आनंद होगा, उसके बारे में हम ये देखते हैं. जहाँ पर ग्रेट पीस था, एक ग्रेट यानी महानता का अनुभव होता था, वो क्या है यहाँ पर देखेंगे. While the revolt was spreading in India in 1857, the massive popular uprising was regaining in the southern parts of the China. तो साउदर्न पार्ट ऑफ चाइना में क्या था उस वक्त 1857 के उठाव के बाद. तो हम देखेंगे इट हैड स्टार्टेड इन 1850. उठाव के बाद क्या था वो देखेंगे. इट हैज़ स्टार्टेड 1850 एंड कुड बी सप्रेस्ड ओनली बाय द मिड 1860s. Thousands of laboring people were led by Hong Exugan to fight for the establishment of the heavenly kingdom of great peace. This was known as the टाइपिंग रिविलियन. और उसके इस वक्त यानी चीन में जो उठाव हुआ था उसे क्या कहते हैं, टाइपिंग रिविलियन. हांग एक्सकॉन वॉज कन्वर्ट Christianity and was against the traditional religions practiced in China such as Confucianism and Buddhism. The rebels of the Taiping wanted to establish the kingdom where from Christianity was practiced. There no one held by the private property. तो ये रिबल कैसा था, चाइना में घटित हुआ, तो इसके बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है. वेयर देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन सोशल क्लासेस एंड बिटवीन मैन एंड वुमेन. यहाँ पर जो सोशल क्लासेस थे, दो वर्ग थे, वुमेन एंड मेन. तो नो डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस नहीं था, यानी उनमें भेदभाव नहीं था. वेयर कंजप्शन ऑफ ओपियम, टबाको, अल्कोहल एंड एक्टिविटीज़ लाइक गैम्बलिंग, prostitution, slavery were prohibited. तो यहाँ पर जो अल्कोहल, तंबाकू, एक्टिविटीज़ लाइक गैम्बलिंग, उनको प्रोहिबिटेड किया गया था. ऐसे जो कुछ एडिक्ट है उनको प्रोहिबिटेड कर दिया था. द ब्रिटिश एंड फ्रेंच आर्म्ड फोर्सेस ऑपरेटिंग द चाइना हेल्प टू एम्पायर ऑफ द क्वीन डायनेसिटी टू पुट डाउन द टाइपिंग रिविलियन. और उसके ब्रिटिश और जो फ्रेंच थे उनके आर्म फोर्सेस जब चाइना में आ गए तो उनके साथ इन ये जो वार हुआ उसको टाइपिंग रिविलियन कहा है. तो मैं प्रशांत जाधव अपना यह सेशन
यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।